अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। कॉलोनियल पीरियड का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ, अब कह सकते हैं यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और we can say nationalism। ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल का मतलब क्या है? इंडिया जो था वो क्या था? ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था। कॉलोनी का मतलब क्या हुआ? इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ब्रिटेन का कंट्रोल है, इंडिया के अंदर ब्रिटेन की ही पॉलिटिकल सुपरमेसी है, वहां का कल्चराइजेशन भी इंडिया में अप्लाई किया जा चुका है। दैट मीन्स ओवरऑल इंडिया की जो भी रिसोर्सेज है ब्रिटेन उनको अपने मदरलैंड के डेवलपमेंट में यूज करना शुरू कर चुका है। ठीक है, यानी कि इंडिया के रिसोर्सेज को ड्रेन करना शुरू कर दिया गया है। सेकेंड हम इसको कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई। देखो उसके लिए हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया शुरू कहां से होती है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को हम कहेंगे मिड ऑफ 18th सेंचुरी से लेकर मिड ऑफ 20th ऑफ सेंचुरी तक, 1957 एडी से लेकर 1947 एडी तक का जो पीरियड है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। इसको 1957 नहीं कह के हम लोग 1950 भी कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये मोर प्रॉपर 1757 ही रहेगा। 1757 जो है वो एक रिमार्क है बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है, इसीलिए इसको 1757 से कंसिडर किया जाता है। उसके बाद से माना जाता है कि ब्रिटेन की पॉलिटिकल सुपरमेसी इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश हो चुकी थी, तो यहां से माना जाता है कि ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। और हमने डिवीजन कैसे किया है? जब दिल्ली सल्तनत आई थी तब हमने कहा कि ये मिडिवल इंडिया की शुरुआत है। जब ब्रिटेन का रूल आया, ब्रिटिश रूल आया, तो हमने कहा कि यहाँ से मॉडर्न इंडिया शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो डिवीजन होता है वो इस तरीके से होता है। ये पूरा जो पीरियड है ये ओरिजिनली हमें मॉडर्न इंडिया के लिए इसको पढ़ना है, 1757 से लेकर 1947 तक। इसी बीच में जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल हुई, नेशनलिज्म जो लोगों के अंदर आया, एकजुटता आई, सब लोगों ने एक साथ यूनाइटेड होकर फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे डेवलप हुए, फ्रीडम के लिए जो फाइट करना शुरू किया वो इसी फेज में शुरू हुआ था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पोज लेकर एक फैक्ट देखते हैं। फैक्ट देखते हैं कि जब, बहुत सारे लोग अवेयर भी होंगे इस फैक्ट से, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, हम मानते हैं 1700 में ब्रिटिशर्स हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड जीडीपी में, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी कितना था? 24 to 27% के अराउंड था। ठीक है, अराउंड 1/4 ऑफ जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड की जीडीपी में वो इंडिया का था।
ठीक है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी कहाँ से आ रहा था? इंडिया से। अगर हम बात करते हैं 1947 की, जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, जब भारत आजाद हुआ, जो ये परसेंटेज है, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में, वो कितना परसेंट हो गया? इट रिड्यूस्ड टू 3%। आप समझ रहे कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ। अगर हम बात करते हैं 2026 करंट ईयर की, प्रेजेंट ईयर की, ये कितना है? अराउंड 8%। 2025 में नियरली 7.8% के आसपास था ये, अभी जो है वो 8% है। ये इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। ये इंडिया की इकोनॉमी थी जब ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, तब जो इंडिया का शेयर था वर्ल्ड जीडीपी में वो 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था, 24 से 27। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जीडीपी जो शेयर था वो रिड्यूस होकर आ गया था 3%, और आज ये 8% है। जब हम खुद को ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं, ये उस टाइम पर वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया का जो शेयर है वो 8% है। सोचो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर बात करें, एंशियंट इंडिया की अगर बात करें, तो उस टाइम पे इंडिया का क्या शेयर रहा होगा? जब सिल्क रूट हुआ करता था, तो वो सिर्फ हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो नियरली 30 to 35% के अराउंड था, यानी कि 1/3 ऑफ इंडियाज जीडीपी में, इंडियाज की वर्ल्ड की जो जीडीपी थी उसमें 1/3 इंडिया का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं क्लियरली। एंशियंट इंडिया में बोला जाता है कि वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था नियरली 1/3 था। उसके बाद आ जाते हैं जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंटर किया, तब जो इंडिया का शेयर था वर्ल्ड जीडीपी में, जीडीपी वो था 24 to 27%, नियरली 1/4 हो गया था। जब भारत आजाद हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब जो था वो 3% था, अभी 8% के अराउंड है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, जब ब्रिटिशर्स आए थे, ये था हमारा अनसिविलाइज्ड इंडिया, जो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्ल्ड जीडीपी में, और जिसको बोला गया कि इंडिया क्या है? अनसिविलाइज्ड है। अब खुद से सोचकर देखो, जो ट्रेड माइंडसेट वाले लोग थे, यूरोपियन कंपनी जो कहते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हैं, तो क्या वो किसी ऐसे देश में जाएंगे या एफर्ट लगाएंगे जिसकी इतनी वैल्यू नहीं हो? अगर उन्होंने इंडिया को इतना एफर्ट लगाकर होल्ड किया है, आपस में लड़ाई की है, यहाँ अपना ट्रेड और पावर को स्टैब्लिश करने के लिए इतनी सारी चीजें की है, तो आप मानकर चलिए कि इंडिया में वो पोटेंशियल था जिसके लिए यूरोपियंस ने आपस में फाइट की। क्लियर है? क्योंकि बिना अगर ट्रेड पर्पस नहीं होता, ट्रेड पर्पस अगर था, तो बस है ना कि इंडिया से वो बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने इंडिया को चुना, उसको धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बनाने पे फोकस किया। माइंड माय वर्ड्स, कॉलोनी बनाने पे फोकस किया, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज को वो अपनी मार्केट में डिपोट कर पाए। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, कि मतलब क्या है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। अब हम डिस्कस करेंगे कि पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम किन किन टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए जाएंगे, किस तरीके से हम उसका डिवीजन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक में क्या सब कवर अप होगा। ठीक है, उस एक टाइमलाइन को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं, मेजर टॉपिक्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या फिर सिंपली लिख सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेजर टॉपिक्स। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मेजर टॉपिक्स, किस तरीके से हम टाइमलाइन को लेकर चलेंगे, क्या हमारा सीक्वेंस होगा, किस वे में हम इसको पढ़ेंगे, उस चीज को हम देखने वाले हैं। As we have discussed that modern Indian history begins from mid of 18th century. अभी मैंने बताया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है मिड ऑफ 18th सेंचुरी से इंडिया के इंडिपेंडेंस तक। ये क्योंकि मिड ऑफ 18th सेंचुरी बोला जाता है, तो इसीलिए इसको 1700 हम लोग लिखते हैं। ये एग्जैक्ट
जो है टाइम वो आपका रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन। अब 1750 में, सॉरी मिड ऑफ 18th है ये, दिस इज 1750। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 1750 क्यों रखते हैं वो आप लोग समझ चुके हैं। अभी हमने बात की कि जो इंडिया के हिस्ट्री का डिवीजन किया गया वो इस तरीके से किया कि जब जब रूल किनका था, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग दिल्ली सल्तनत जब थी तो रूलिंग पीरियड किसका था, दिल्ली सल्तनत का, तो हमने कहा कि मिडिवल इंडिया की शुरुआत है। उसके बाद जब आए ब्रिटिशर्स की रूलिंग तो हमने कहा मॉडर्न इंडिया है। दिल्ली सल्तनत के रूल से पहले प्री हिस्टोरिक से लेकर दिल्ली सल्तनत तक 1200 एडी वहां तक हमने बोला कि ये तो एंशिएंट इंडिया है। क्लियर है। तो ये जो मिड ऑफ 18th सेंचुरी है इसको हम लिख सकते हैं नोन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहां से अब इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू हो चुका है। माइंड माई वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो वो मल्टीपल टाइम्स आपका रिवाइज सेम ही क्लास में हो जाएगा। क्लास को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको रीराइट री रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सवाल है कि 1750 में ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल में तो नहीं आए होंगे, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे कि पहले ब्रिटिशर्स आए, कुछ चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद वो धीरे 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 रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ डायरेक्ट ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इंडिया पे रूल करना शुरू किया। तो सवाल है कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्होंने उस चीज को डोमिनेटिंग बनाया कि ब्रिटिशर्स रूल करना शुरू करें। तो जब तक हम उन सिचुएशंस को नहीं जानेंगे जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हुए कि वो इंडिया पर रूल करने लगे, तब तक हम लोग 1750 से जो ब्रिटिश रूल शुरू हुआ है उस माइंडसेट को नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज बनाई थी, रिवेन्यू पॉलिसीज, उनका क्या मोटिव था, क्यों उन्होंने ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज को बनाया, क्यों उन्होंने इंडिया में वेल्थ को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने पर ध्यान दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ पर ध्यान दिया, उस पैसे को कभी भी इंडिया में री इन्वेस्ट नहीं किया। वो हमें तब समझ में आएगा जब हम इसके फाउंडेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उसको हम थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो डिवीजन होगा इस सेगमेंट में वो कहां से शुरू होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1707 जब औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब के बाद मानकर चलिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाला पीरियड शुरू हो चुका था, सेंट्रल पावर वीक हो चुकी थी और जो यूरोपियन कंपनीज थी अब उनको मौका मिल रहा था क्योंकि औरंगजेब वो पहले मुगल शासक बादशाह माने जाते हैं जिन्होंने यूरोपियन कंपनीज के इस माइंडसेट को समझ लिया था कि वो यहाँ पर रूल करने की प्रवृत्ति से आए हैं। तो उन्होंने उनको मार पीट कर भगाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए, ठीक है। तो औरंगजेब के टाइम से या कह सकते हैं औरंगजेब की डेथ के टाइम से उसके बाद से हम उस टॉपिक को पढ़ना हुआ शुरू करेंगे, लेटर मुगल वाला पीरियड। तो पहला जो डिवीजन होगा वो होगा 1707 से लेकर 1757 तक, 1707 से लेकर 1757 तक। टेबल बहुत अच्छे से बनानी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी है। इस टाइम पीरियड में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले वो सिचुएशंस क्या थी इंडिया के अंदर, सिचुएशंस इन इंडिया जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इंडिया में इतना बढ़ गया, ठीक है। सिचुएशंस क्या थी इंडिया में जिन्होंने ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस को इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होने दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेटर मुगल्स।
लेटर मुगल्स में रीजनल पावर्स। ये क्या हो गए थे, वीक हो गए थे। इसका हम रीजन जानेंगे, वीक लिखने के पीछे पर्पस क्या है यहाँ। ठीक है, जब रीजनल पावर इमर्ज हो जाती है तब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं रहा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है पावर का। अब बाहर से आने वाले इस चीज का बहुत फायदा उठाएंगे। जब पूरा एम्पायर है वो छोटे छोटे सब स्टेट्स में डिवाइड हो गया है, तो अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स को क्रिएट करके अपने बेनिफिट के हिसाब से डील साइन कराना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बाहर वालों के लिए। ठीक है, तो उस चीज का ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया। तो 1707 से लेकर 1757 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा बेस बनेगा समझने के लिए जहां से एक्चुअल में चीजें शुरू हुई। क्लियर है? इसके पहले एक और टॉपिक हम करेंगे, इसके पहले एक और टॉपिक हम करेंगे, सिचुएशंस ऑफ ब्रिटेन या फिर सिचुएशंस ऑफ यूरोप। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे सिचुएशंस ऑफ यूरोप। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। अब ये क्यों पढ़ना जरूरी है, सिचुएशंस ऑफ यूरोप? ये वो सिचुएशंस थी जिसने यूरोप की कंपनीज को मोटिवेट किया कि जाकर एशिया की तरफ जाकर ट्रेड करो। इंडिया जाओ ट्रेड करने के पर्पज से, वहां पर ट्रेड डोमिनेंस क्रिएट करो। तो वो सिचुएशंस क्या थी यूरोप में जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज को वहां से निकलना पड़ा, एशिया की तरफ आना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे, बेस प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसी में हम पढ़ेंगे कि अराइवल ऑफ ब्रिटिश कंपनीज या फिर अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज थी जो इंडिया में आई थी। क्लियर है? तो पहले ये दोनों टॉपिक हम लोग करेंगे। एक डिवीजन हम लोगों का हो चुका है 1707 से लेकर 1757 तक। हम देखेंगे सिचुएशन यूरोप में क्या थी, सिचुएशन इंडिया में क्या थी, लेटर मुगल्स जो वीक होने की वजह से डिसेंट्रलाइज हो गए थे उसका फायदा कैसे उठाया ब्रिटिशर्स ने। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो डिवीजन हमारा होगा वो होगा 1757 से लेकर 1857। अब 1757 दोनों में कॉमन है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि 1757 इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था बैटल ऑफ प्लासी से। क्लियर? तो जब उन्होंने पॉलिटिकल रूल इंडिया में करना शुरू कर दिया तो बहुत ही जल्दी उन्होंने इंडिया के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी। तो जो पॉलिसीज थी उनकी वो ऐसी रही जिनका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत तरीके के इंडिया में रिवोल्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है रिवोल्ट के लिए। ठीक है, तो सोचो पॉलिसीज ऐसी बनी जिसकी वजह से रिवोल्ट ओरिजिनेट हो गया। ठीक है, यहां से अगर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1757 से, अगर हुआ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो क्या हुआ, पॉलिटिकल पॉलिसीज बनी। ठीक है, पॉलिसीज में क्या आएंगी, रिवेन्यू पॉलिसीज आ सकती हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होंगी। ठीक है, क्योंकि 1857 में पहला रिवोल्ट नहीं था, इससे पहले भी अलग अलग रिवोल्ट हुए, पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट। 1857 का जो रिवोल्ट था इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज। क्लियर है, सब चीजों का एक्सट्रीम था, पराकाष्ठा थी। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उन्होंने इंडियंस को इतना एक्सप्लॉइट किया कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसको कहीं ना कहीं माना जाता है एक तरह से कि इंडिया इंडिपेंडेंट 1857 में ही हो जाता अगर कुछ गलतियां नहीं रहती। हम उसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पॉलिसीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम साथ में क्या पढ़ेंगे, रिवोल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट हो गया, फिर आप अलग अलग तरीके के जितने भी रिवोल्ट होंगे उन सबको हम लोग देखेंगे।
ये यहाँ पर पॉलिस एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल भी इसको कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है? रिवेन्यू पॉलिसीज में क्या आता है? रिवेन्यू, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, मालवारी, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। क्लियर? तो वो सारी पॉलिसीज और उनका रीजन क्या हुआ? रिवोल्ट। उन सबको हम इस सेक्शन में देखेंगे। क्लियर है? जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें रिवोल्ट में लिख सकते हैं आप पीजेंट्स रिवोल्ट, ट्राइबल्स रिवोल्ट, 1857, ठीक है। ये जो सेगमेंट होगी हमारी 1757 से 1857 की, ये सबसे बड़ी सेगमेंट होने वाली है, सबसे वास्ट सेगमेंट, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सेगमेंट जो होगी, जो समझने में सबसे टफ हो जाती है सबके लिए, लेकिन हम थोड़ा सा उसको इजी वे में कंसिडर करेंगे। वैसे ही तरीके से हम बाइफरकेट करके पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, कि आप लोगों को अच्छे से वो चीजें समझ में आए। ठीक है। अब थर्ड जो डिवीजन हम लोग करेंगे वो आपका हो जाएगा, वो थोड़ा सा छोटा डिवीजन होगा, 1857 से लेकर 1885। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा छोटा रखा है, सबसे छोटा डिवीजन जो है ये वही रहेगा। ठीक है, ये 1885 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, सबको पता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे काफी सारे एक्ट्स, क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद काफी सारे एक्ट्स आए उन चीजों को रिफॉर्म करने के लिए भी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ एक्ट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सेशंस ऑफ, ऐसे जो सेशंस है वो 1947 तक जाएंगे, लेकिन हम सेशंस को यहाँ पे कवर अप करेंगे। सेशंस ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशन ट्राई करेंगे कि सारे ही सेशंस को हम लोग कवर अप करें। उसके बाद हम लोग लेकर चलते हैं 1885 से लास्ट, इसको एक करते हैं, इसको सब डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 1885 से 1947। इसको अगर हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम एक कंसिडर करेंगे 1885 से लेकर 1916 एक सेगमेंट रहेगा, 1917 से लेकर 1947 तक एक डिवीजन रहेगा। ये जो हमारा डिवीजन है 1917 से 1947, इसको बोला जाता है गांधीयन ईरा, गांधीयन फेज या गांधीयन ईरा। गांधी जी के कौन कौन से डिफरेंट मूवमेंट्स रहे, ठीक है, सारे मूवमेंट्स को हम इसमें कवर करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि गांधी जी की लीडरशिप में हुए थे ये मूवमेंट्स। ये जो टाइम पीरियड है उसको हम फर्दर फिर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1885 से 1905। सेकंड ये हो जाएगा 1905 से 1916। इन दोनों का फर्क समझते हैं, डिफरेंस देखते हैं। 1885 से 1905 तक आईएनसी का फॉर्मेशन हो चुका था, तो ये वो टाइम था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजीज थी वो बहुत ही लिबरल थी, लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरल आइडियोलॉजीज के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन जब 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, वहां से ब्रिटिश माइंडसेट क्लियर होने लगा, तो ये लोग इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे उसमें से लीडर निकल कर आए जिन्होंने फील किया कि वो इंडिया को यूनाइट नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, जिसमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय,
क्लियर। लाल बाल पाल जो हम पढ़ते हैं, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो सारे हम लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लिबरलिज्म लिबरल फेज हो गया, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया, कि आपका गांधीयन हो गया। इसमें गांधी जी की चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद, खेड़ा, उनकी नेशनल मूवमेंट, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, वो सारे हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ये सब हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे। तो एक बार हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें कवर करना है सिचुएशंस ऑफ यूरोप, जिसमें हम अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया के सिचुएशंस पे फोकस करने वाले हैं। इंडिया में क्या सिचुएशंस थी, अगर कोई कंपनीज इंडिया में आ रही हैं तो ट्रेड करने के लिए अगर आ रही है, कोई भी आ सकता है ट्रेड करने के लिए, तो उनका रूल स्टैब्लिश करना इंडिया में, ये तो इंडिया की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो हम देखेंगे यहाँ इंडिया में क्या सिचुएशंस थी। ठीक है, उनका अराइवल होना एक अलग पॉइंट है, इंडिया में उनका रूल स्टैब्लिश होना, उसके लिए इंडिया की सिचुएशन को पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से हम लेटर मुगल्स और रीजनल पावर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा 1757 से 1857, जहां पर हम जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। क्लियर है। रूल स्टेबल करने के बाद जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है, तो क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने बताई, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज का क्या पर्पस रहा, वो पॉलिसीज को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पॉलिसीज का जो रिजल्ट था रिवोल्ट, उन रिवोल्ट्स पे हम आएंगे कि कौन कौन सी किस तरीके की रिवोल्ट्स रही। ठीक है, पॉलिसीज और उनकी वजह से जो रिवोल्ट आया उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये छोटा सा सेगमेंट है, इसमें हम कुछ एक्ट्स देखेंगे, आईएनसी देखेंगे और सेशंस ऑफ आईएनसी देखेंगे। क्लियर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों हुई, कैसे हुई, किसने किया, वो पूरी डिटेल में हम लोग इसमें जाएंगे, उसके सेशंस को देखेंगे। बाद में आ जाता है ये वाला फेज हमारा 1885 से लेकर 1947, इसी में लिबरलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज सबको कवर अप करेंगे। मेंस में हम इसको नेशनलिज्म या फ्रीडम स्ट्रगल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। वो चीजें यहाँ भी आएंगी, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच अलग होती है, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो हम लोग रखेंगे, सेपरेट पार्ट रखेंगे। अभी तक जो डिस्कस किया है एक बार उसको आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्लिप्स थोड़ी सी छोटी ही रहेंगी, मेकिंग श्योर कि ऑडियो का कोई इशू नहीं आए। ठीक है, इसको क्लियर आप कीजिए, इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिए इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सिचुएशंस ऑफ यूरोप। क्लियर है, ये हम सिचुएशंस ऑफ यूरोप और सिचुएशंस ऑफ इंडिया, इंडिया की सिचुएशन और यूरोप की सिचुएशन क्या थी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।